Students, today we will learn how to resolve a single vector into three mutual perpendicular vectors. So far we have studied how to resolve a single vector into a two mutual perpendicular vectors, जिसमें हम लोग क्या करते थे कि एक वेक्टर को x और y के लॉन्ग रिजॉल्व करते थे i और j। और आज लास्ट जो है आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में, जिसमें से एक वेक्टर को थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर वेक्टर में रिजॉल्व करना सीखेंगे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि सपोज कीजिए कि ये एक ओ ए वेक्टर है, ओ ए वेक्टर है ये आपका, इसको क्या है ना, ये स्पेस में है। स्पेस का मतलब ये था कि अगर हम ये आपका ये पॉइंट, मतलब ये वाइट बोर्ड पे एक पॉइंट हमने P ले लिया है, इससे आप परपेंडिकुलर लीजिए, इट इज़ y एंड दिस इज़ x। ये अगर आपका y है और ये x है, तो आपको यहाँ से x और y इस P पॉइंट पे पहुँचने के लिए फ्रॉम O आपको x में ट्रेवल करना है। अगेन वी हैव टू टर्न बाय 90 डिग्री एंड फर्दर ट्रेवल y डिस्टेंस, देन वी विल रीच एट पॉइंट P। तो हम P पॉइंट पे क्या करेंगे, पहुंच जाएंगे। तो इस P पॉइंट जो प्लेन में है, देख लीजिए x और y के प्लेन में जो P पॉइंट है, जो वाइट बोर्ड के प्लेन में है, उस P पॉइंट पे पहुंचने के लिए O से हमने पहले A गए और A से फिर किधर गए, P पॉइंट की तरफ गए। तो मुझे x और y की ज़रूरत पड़ा। लेकिन अगर यही पॉइंट अगर स्पेस में कहीं पे होता, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, यही पॉइंट P अगर स्पेस में होता तो आपको x में भी जाना होता, y में भी जाना होता, और स्पेस में इधर, और इधर अगर मैं z एक्सिस ले रहा हूँ, इसको इधर जो है आपका ये आपका z एक्सिस है। तो z एक्सिस का मतलब ये नहीं कि इस प्लेन में है, एक्चुअली क्या है ना, ये वाइट बोर्ड तो आप एक 2D में है, प्लेन में है, और ये x और y उसमें लाई कर रहा है वाइट बोर्ड में। तो z एक्सिस जो है वो स्पेस में है, लेकिन हम स्पेस में तो ऐसा ड्रॉ तो कर नहीं सकता। तो इसको लेकर ना थोड़ा सा इसे को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि z एक्सिस ऐसे है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट इस तरह से कर रहे हैं। तो अगर आपका ये P पॉइंट स्पेस पे कहीं पे होता तो आपको x में भी, y में भी और z में भी, मतलब इस तरह का, मतलब स्पेस में कोई वेक्टर होता है। इधर देखिए ये जो मार्कर है ना, ये ऐसे P पॉइंट पे है। तो P पॉइंट पे मार्कर के अगर हमें T पे पहुंचना है तो हमको इधर और इधर जाना होगा, ठीक है ना, x और y में। लेकिन इसको अगर मैं धीरे धीरे अवे कर दूं तो क्या हम x और y जाके इस पे पहुंच सकते हैं क्या? नहीं ना। तो मुझे x में भी जाना होगा, y में भी जाना होगा, और म्यूचुअल परपेंडिकुलर में मुझे इधर फर्दर z एक्सिस के अलोंग भी ट्रेवल करना पड़ेगा। एंड आफ्टर देन वी विल रीच एट द पॉइंट P। तो ये P पॉइंट, ये P पॉइंट पे, मतलब टिप जो होगा मार्कर के, उसके पीक पॉइंट पे, मतलब उसके टॉप पॉइंट पे हम लोग पहुंच जाएंगे। तो कब किस वेक्टर को 2D के अलोंग कंसीडर करना है, 1D के अलोंग कंसीडर करना है, या 3D के अलोंग कंसीडर करना है, वो क्या होगा, बेस्ड ऑन द सिचुएशन। अगर किसी भी वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पहुंचने के लिए मुझे थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस का हेल्प लेना होगा, उसमें हम 3D की बात करेंगे, जिसमें मुझे टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस के हेल्प से पहुंचना होगा, तो वहाँ पे मैं 2D की बात करूँगा। और जहाँ पे सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन, एक एक्सिस से हमें हेल्प से पहुँच सकते हैं, वहाँ पे क्या करेंगे, 1D को। लेकिन हाँ, फर्दर मैं आपको बताऊँगा कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो हम 1D से भी कर सकते हैं, उसी चीज़ को 2D से भी कर सकते हैं, उसी को हम सेम चीज़ को 3D से भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ सर्टेन सिचुएशन होगा जिसको सिर्फ आप 2D से ही कर सकते हो, 1D से नहीं कर सकते। कुछ सर्टेन सिचुएशन होगा जिसको आप सिर्फ और सिर्फ 3D से कहेंगे। अब जैसे क्या होगा कि अगर हमें, जैसे कि आपको एक हम सिचुएशन दिखा रहे हैं कि जिसमें से क्या है ना कि ये एक पॉइंट है, सपोज कीजिए ये x है, ये आपने y ले लिया, और यहाँ पे कोई P पॉइंट पे यहाँ से यहाँ तक गए हो आप, तो आपके पास एक ऑप्शन क्या है ना कि यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो। तो ये आपका x और ये y, मतलब आपको x में भी ट्रेवल करना है, y में भी, मतलब x और y। तो O से P पॉइंट तक जाने के लिए आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को हेल्प लेते हुए आपको 2D की ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन हम तो इसे ऐसा भी तो ले सकते हैं ना कि इसी को हम, इसको मैं हटा दूँ और इसी लाइन को एक एक्सिस ले लिया, x तो हमारी मर्जी की चीज़ है ना,
और इसके परपेंडिकुलर को हमने क्या ले लिया y। अब बताइए यही OP जो है आपका ये 1D के हेल्प से पहुंच सकते हैं या 2D? सिर्फ 1D मतलब एक स्ट्रेट लाइन में गए, किधर भी टर्न नहीं किए, फिर भी हम O से P तक पहुंच सकते हैं ना। तो यही OP को जब आप O से P तक जाने के लिए आप X और Y का हेल्प से गए तो उस समय ये क्या हुआ था 2D। इसी को आप 1D में भी कन्वर्ट कर लिए 1D में। इसी तरह से आपका स्पेस में सपोज़ कीजिए एक मॉस्किटो नेट अगर आपका एक बेड पे लगा हुआ है तो वो क्या होता है क्यूबॉइड के शेप में होता है। क्यूबॉइड के शेप में एक लोअर डायगोनली पॉइंट से अपर डायगोनली पॉइंट पे जाने की बात होगी। तो आप किसकी हेल्प कर सकते हो? जैसे अगर हमें सपोज कीजिए इट इज़ द O पॉइंट और O पॉइंट से हमें A पॉइंट पे जाना है, O पॉइंट से A पॉइंट पे जाना है तो हम डायरेक्ट O से स्ट्रेट A करेंगे, हम इसी को एक एक्सिस ले लेंगे तो ये तो 1D हो गया, ये क्या हो जाएगा 1D। और अगर हम A से B पे परपेंडिकुलर करें, जबकि ये क्या है आपका C B G और O जो है एक नीचे वाला फ्लैट सरफेस है, ये क्या है आपका वर्टिकल है आपका Y वाला, और ये आपका Z और X मिलके नीचे का लोअर का बॉटम का सरफेस बन रहा है। तो अगर हमें O से A तक पहुंचना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के हेल्प से अभी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, बट वी कैन describe it through any physical quantities which has importance of direction। हम अभी इसको काफ़ी सिंपल मेथड डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन आप फोर्स हो, मोमेंटम हो, एनी काइंड ऑफ वेक्टर, किसी भी तरह का वेक्टर हो, किसी भी डिफरेंट काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है, आप उसको जब आप एनालिसिस करिएगा तो सेम काइंड ऑफ रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि O से अगर आपको A के पास जाना है तो आपके पास क्या कंडीशन है, हम 3D से भी यूज़ करके जा सकते हैं। कैसे? आप O से किधर जाइएगा, G मतलब X एक्सिस में गए, फिर G से किधर गए, F Y डिस्टेंस ट्रेवल किए मतलब Y एक्सिस का आपने हेल्प लिया, और फिर F से किधर गए, A मतलब Z एक्सिस, मतलब आपने O से G X, G से F Y और F से A आपने Z एक्सिस का यूज़ किया। मतलब आपका यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या करते हो X, Y, Z, बिकॉज आपको O के से G आपने X, G से F आपने Y और F से A आपका पॉजिटिव की तरफ आपने क्या किया Z। तो इसमें क्या किया आपने तीनों एक्सेस का म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सेस का यूज़ किया है। तो आप OA को यहाँ पे क्या कह सकते हो कि 3D के रूप में यूज़ कर रहे हैं। लेकिन यहीं पे अगर हम O से B जाएँ, नीचे में देख लीजिए, और OB जो है वो किस में है, OGBC, मतलब आपका इस तरह का प्लेन जो है आपका इस तरह का प्लेन में है आपका, ध्यान रखेंगे ये नीचे वाला जो प्लेन है ना, इस प्लेन में ही आपका क्या है OB है। तो आप O से B जाइए और OB पे ये क्या है आपका परपेंडिकुलर है, आपने A से जो परपेंडिकुलर AB डाला है वो क्या है आपका CBGO जो सरफेस है उस पर आपने परपेंडिकुलर डाला है। दैट्स वाई वी कैन से AB इज़ द नॉर्मल टू द सरफेस CBGO। AB जो है आपका, इसको थोड़ा सा रियलाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि हम 3D सिचुएशन को 2D से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा मतलब इसको पॉज करके फिर रिकैप करके फिर इसको इमेजिनेशन करके आपको रियलाइज़ करना होगा कि ये GBGO जो है आपका नीचे का सरफेस है, जहाँ से A से हमने उस पर सरफेस पे क्या डाला है, AB परपेंडिकुलर डाला है। तो आपका OB और BA, तो OB पे आपका BA परपेंडिकुलर है तो OB बेस ले सकते हो और BA आप परपेंडिकुलर ले सकते हो। एट दैट टाइम OA विल बी हाइपोटेनस, OA जो होगा आपका हाइपोटेनस बन जाएगा और OB और बेस बनेगा और ये बनेगा। तो आप इसके हेल्प से, मतलब ये हेल्प जो है आपका इस लाइन से, एक लाइन स्ट्रेट लाइन OB और OB से आपने क्या किया Y एक्सिस की तरफ, मतलब A जाएंगे तब भी आप A करें। तो यहाँ पे तो आप दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर, क्योंकि हमको तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है, कोई भी दो के बीच में 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे भी तो OB और BA तो आपका 90 डिग्री बना रहा है, एंड विद हेल्प ऑफ दिस OB एंड BA आप इसको आप फिर अलग कोई एक्सिस ले लेते, इसको अलग एक्सिस ले, इसको हम सपोज ये इसको ना X लेके हम इसको X लेते तो ये X हो जाता और ये Y हो जाता। तो सिर्फ X और Y के हेल्प से, मतलब OB और BA के हेल्प से आप कहाँ पहुँच जाते, OA पॉइंट पे। तो इसी OA को हमने पहले क्या देखा, OG
OG से फिर GF, GF से फिर F है, तो मतलब आप 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस के हेल्प से पहुँचे, मतलब यहाँ पे आप 3D का यूज के रूप में कन्वर्ट कर रहे हो। यहीं पे O से B और B से A जा रहे हो, तो आप इसी चीज़ को, इसी OA को आपने क्या कर दिया, 2D में कन्वर्ट कर रहे हो। और सिर्फ OA ही सिर्फ लेते, हम इसी लाइन के लोग एक एक्सिस लेते और इसके परपेंडिकुलर कोई एक्सिस लेते, तो आप सिर्फ एक लाइन के हेल्प से आप पहुँच रहे हो। यही OA जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1D हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में ऐसा नहीं, हम सिर्फ इसको 1D भी बोल सकते हैं, 2D भी बोल सकते हैं एंड 3D के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। अकॉर्डिंग आप किस तरह से म्यूचुअल परपेंडिकुलर का हेल्प लेके आप यहाँ पे रिजॉल्व कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो। लेकिन कुछ कंडीशन है जिसको आप 1D से नहीं कर सकते। जैसे अगर कोई सर्कुलर पाथ है, अब सर्कुलर पाथ पे कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, तो आप कहीं इसके किसी भी पॉइंट से सिर्फ एक एक्सिस से इसको नहीं कर रहे हो, क्योंकि अगर ये मूव कर रहा है तो किसी भी समय यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, और इसमें से अगर आपका OA में देख लीजिए, OA में हमको अगर इसी लाइन में कहीं पे जा रहा है, तो हम इस अगर स्ट्रेट लाइन में ही, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो हम इसको 1D से भी, 2D से भी और 3D से भी कर सकते हैं इसको। लेकिन अगर सर्कुलर पाथ पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो इसको आप 1D से कभी नहीं कर सकते, क्योंकि किसका कभी भी पोजीशन दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स में भी जाना होगा, नेगेटिव एक्स में और पॉजिटिव वाई में। अगर यहाँ पे आ गया जी, तो यहाँ पे नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई में जाना होगा। अब कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है, अब जैसे एक पार्टिकुलर पॉइंट कहोगे सर यहाँ पे तो सिर्फ मुझे एक्स एक्सिस, लेकिन कुछ देर के बाद जब चूँकि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, तो फिर आप सिर्फ एक्स से नहीं कर सकते हो, एक्स और वाई दोनों से। मतलब आप सर्कल में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो वहाँ पे 100% वो 2D का केस होगा, प्लेनर सरफेस की बात होगी। ये समझ में आ रहा है। अगर हम प्रोजेक्टाइल, लेटर हम पढ़ेंगे, अगर ये प्रोजेक्टाइल होगा, तो प्रोजेक्टाइल में ये जो पैराबोलिक पाथ होता है, ये पैराबोला का शेप होता है, तो कहीं पे अगर आप बात करोगे और ये आपका y है, ये x है, और ये x को y ले रहे हो, तो दैट पॉइंट P पॉइंट, इसके लिए आपको जाने के लिए आपको x और y दोनों की जरूरत पड़ेगा इस पॉइंट पहुँचने के लिए, डिस्प्लेसमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए। तो ये भी क्या हो जाएगा, 2D का केस। आप इसको किसी भी तरीके से 1D में नहीं कर सकते, क्योंकि दिस पॉइंट डज नॉट मूव इन स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन के लोग मूव नहीं कर रहा है। एक जब भी कोई कर्व पाथ पे मूव करे, जब भी कोई कर्व पाथ पे मूव करे और एक सेम प्लेन में करे, तो उसके लिए हमेशा एटलीस्ट हमको 2D की जरूरत पड़ेगा, 1D की हेल्प से नहीं कर सकते। हाँ, अब 3D का केस कैसे होगा, तो 3D का केस आप ऐसा सपोज कीजिए जैसे कि स्फीयर है, एक स्फीयर है, और स्फीयर का यहाँ पे स्फीयर देख लो, ये सर्कल नहीं है बाबू, इसको आप स्फीयर ले लो, मतलब अर्थ ले लो, ये क्या ले लो, अर्थ ले लो। अब अर्थ का क्या है ना कि कोई पॉइंट से ऐसे फेंका गया ऑब्जेक्ट, ऐसे फेंका गया ऑब्जेक्ट और ऐसे फेंका गया ऑब्जेक्ट, तो ये देखिए अर्थ का ये सर्कुलर प्लेन नहीं है, ये 3D का सिचुएशन है। तो ये पोजीशन के बीच में अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगा, तो सेंटर से इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पहुंचना है आपको, तो आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, क्योंकि 3D शेप है, तो 3D शेप में आपको पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको x और y और z तीनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिंपल सा ये है कि अगर कोई पार्टिकल अगर कर्व पाथ का यूज़ कर रहा है और एक ही प्लेन में है, तो हम 2D की बात करेंगे। लेकिन अगर कोई पार्टिकल देखो आपका क्या है, ध्यान से देखेंगे ये कि अगर ऐसे कैसे ऐसे कर रहा है, तो हम तो एक सर्कुलर पाथ में कर रहा है, एक प्लेन में कर रहा है, तो हम 2D की बात करेंगे। लेकिन एक मक्खी के बारे में सोचिए कि वो ऐसे आया, मक्खी फ्लाई कर रहा है, वो ऐसे आके फिर ऐसे गया, फिर ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, मतलब जिगजैग पॉइंट पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, और उसका हमें हमेशा पोजीशन बताना है विद टाइम फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। एट दैट टाइम इट विल बी 100% अंडर 3D कंडीशन। वो सिर्फ और सिर्फ 3D कंडीशन के अंदर में आएगा। वी कैन नॉट एक्सप्लेन इट बाय 2D और 1D, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम 1D 2D कोई भी चीज़ हमेशा 3D होता है, कोई भी 2D होता है, हमेशा 1D होता है। इट डिपेंड्स ऑन आवर सिचुएशन। कुछ सर्टेन सिचुएशन में है जो 100% सिर्फ और सिर्फ 3D होगा, कुछ सर्टेन सिचुएशन है वो सिर्फ और 2D होगा। जैसे प्लेनर स्फेरिकल शेप में कहीं ऑब्जर्वेशन करना है तो 3D, या कोई जिगजैग पैथ पे स्पेस में कर रहा है तो वो क्या होगा, 3D का केस। लेकिन अगर कोई पार्टिकल सिर्फ स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो हम उसे 1D भी कर सकते हैं, उसको 2D के रिस्पेक्ट में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको 3D के रिस्पेक्ट में। लेकिन कहना चाहिए सिर्फ 1D, लेकिन हम एक्सप्लेनेशन के समय हम उसको 2D के रूप में भी कभी बोल देते हैं, कभी 3D के रूप में भी बोल देते हैं। तो अभी हम इन लोग को इस चीज़ के बारे में हमें लगता है कि आप लोगों को आइडिया आ गया है। अब हम थोड़ा सा 3D सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं
इस 3D सिचुएशन को, जहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट के मेथड से डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करके एक्सप्लेन कर रहे हैं 3D को, जहाँ पे हम OA वेक्टर को रिजॉल्व जो करेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग। इस तरह से वो जो तीनों कंपोनेंट होगा, रिजॉल्व वेक्टर होगा, वो कंबाइनली जो होगा वो क्या करेगा, OA वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करे। तो हम इसके लिए क्या है ना कि रिजोल्यूशन का सो मैनी मेथड, तो एक सिंपल सा जो हम लोग पहले बता रखे थे कि किसी भी वेक्टर का किसी भी एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट लेना है तो उस वेक्टर को कंसीडर कीजिए और जिस लाइन के अलोंग मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग लेना है तो एक्स एक्सिस की तरफ एंगल देखिए। अब ये देखिए 3D का सिचुएशन का एंगल है, ये जो वेक्टर है वो ऐसे देख लीजिए, ऐसे जैसे कि ये जो है ना, ये सपोज कीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो ये ऐसे है और ये तिरछा वाला जो एंगल ये एक्स एक्सिस है ऐसे और ये वेक्टर ऐसे, तो ये जो स्लैंट जो होगा ना स्लैंट, उसमें से ये अल्फ़ा एंगल है, ठीक है ना, ये अल्फ़ा ऐसे है। और अगर आप वाई एक्सिस लेते हो तो ये स्लैंट वाला एंगल जो है, ये जो OA वेक्टर है, R वेक्टर है, जो वाई एक्सिस के साथ ये बीटा बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ स्लैंट एंगल वाला जो है वो अल्फ़ा। मतलब आप ऐसा समझ लीजिएगा, जब आप खुद से नोटबुक पे करेंगे तो ये जो R वेक्टर है ना, वो R वेक्टर और इस एक्स एक्सिस के बीच का में स्लैंट वाला जो होगा वो क्या है, एंगल अल्फ़ा है, ये एंगल आपका अल्फ़ा। और ये जो OA वेक्टर है वो आपका वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल ले रहे हैं, वो बीटा। और ये 3D सिचुएशन में देख लीजिएगा, अभी हम 0 0 को हटा रहे हैं, यहाँ पे ओरिजिन था, आप समझ लेंगे। ये जो 3D सिचुएशन मतलब देख लीजिएगा, और ये एंगल क्या है आपका गामा, देखिए ये गामा से सिंबल है, ये आपका ये आपका बीटा है और ये आपका अल्फ़ा है। OA जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो एक्स एक्सिस के साथ क्या कर रहा है आपका अल्फ़ा, OA जो है एंगल फॉर्म कर रहा है विद वाई एक्सिस बीटा। एक चीज़ हम लिखेंगे नहीं, आप लोग फर्दर पॉज करके या वर्ड सुन के आप लोग लिख लेंगे इसको। तो OA वेक्टर मैक्स एंगल अल्फ़ा विद एक्स एक्सिस, OA मैक्स एंगल बीटा विद वाई एक्सिस एंड OA मिक्स एंगल गामा विद जेड एक्सिस। तो हम कंपोनेंट के लिए क्या किए थे कि आप यहाँ पे जैसे कि R वेक्टर को रिजॉल्व जो करेंगे तो R का मैग्नीट्यूड cos अल्फ़ा आई कैप, मतलब हम बता चुके हैं किसी भी वेक्टर का किसी भी लाइन के अलोंग जो कंपोनेंट लेते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉस लेते हैं, कोसाइन लेते हैं, साइन नहीं लेते। और ये R वेक्टर इसके साथ अल्फ़ा बना रहा है तो R cos अल्फ़ा, मतलब हमने R का ये x कंपोनेंट हो गया, प्लस आपका R जो है y एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है बीटा, तो R का मैग्नीट्यूड cos बीटा जी कैप, और प्लस R जो है वो जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है R cos गामा के कैप। तो एक चीज़ देख लीजिए आपने, यहाँ पे R का मैग्नीट्यूड cos गामा के कैप, ये जो है आपका R cos अल्फ़ा आई कैप, R cos बीटा जे कैप, R cos गामा के कैप, ये क्या है आपका R को आपने 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर में रिजॉल्व किया है। और कंपोनेंट लेने का हम लोग मेथड सीख चुके थे पहले से और क्यों होता था उस बेसिस पे हमने सारा कुछ किया था। तो R का हमने एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट, ये क्या है एक सिंपल वे है कि आपने एक वेक्टर को 3 म्यूचुअल एक्सिस के अलोंग क्या कर दिया, रिजॉल्व किया। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको जब हम मॉडल्स लेंगे तो फिर ये आपका क्या देगा, R वेक्टर का ही डायरेक्शन देगा और मैग्नीट्यूड देगा। ये एक तरीका ये है। एक दूसरा तरीका हम आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब कार्टेशियन फॉर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें से हमने अभी क्या किया है ना कि ये वेक्टर और ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया है कंपोनेंट करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए। अभी हमने जो वेक्टर गिवन वेक्टर है और वो गिवन वेक्टर किसी एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उस एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हमने एक रिजॉल्व करके आपके सामने प्रस्तुत किया है, रिप्रेजेंट किया है। नाउ एक छोटा सा सिंपल मेथड होता है जो कोई भी बच्चा आसानी से समझ सकता है। आपको क्या करना है कि अगर हमें O से E तक मतलब OA को आपको रिजॉल्व करना है किसके अलोंग, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का मतलब कार्टेशियन फॉर्म में, तो आप सिंपल सा ये कीजिए कि O से A तक आप जाइए।
इस तरह से जाना है आपको कि मतलब ओ से ए तक पहुंचने में जहाँ भी आपको टर्न लेना है, यू हैव टू टर्न बाय 90 डिग्री। 90 डिग्री से टर्न लेना, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, बात रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में सिर्फ और सिर्फ हमें 90 मतलब जो भी कंपोनेंट होगा उसके बीच का आपस का एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। और अब फर्दर अगर हम रेक्टेंगुलर वर्ड यूज़ ना करें, सिर्फ कंपोनेंट वर्ड यूज़ करें, तब भी आपको दिमाग में ये रखना है, इट विल बी अंडरस्टूड कि ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ही है, ठीक ना। तो आप यहाँ से O से अगर आप G जाते हो, O से G, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, x डिस्टेंस किसके एलोंग जी, x एक्सिस के एलोंग। मतलब A का जो होगा O के रिस्पेक्ट, O को अगर आप ओरिजिन यहाँ पे ले रहे हो तो ओरिजिन मतलब O के रिस्पेक्ट में A का जो x कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी x, क्योंकि इसके लिए हमने x गया। फिर आप G से F जो किधर जा रहे हो, y एक्सिस के पैरेलल, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए थे y। अगर x1 करते तो x1 यहाँ पे लिखते x कोऑर्डिनेट, अगर x2 करते तो यहाँ पे x2 लिखते। यहाँ पे अभी x कर रहे हैं तो हम यहाँ पे x लिखे, x कोऑर्डिनेट। y एक्सिस के लोग अगर आप y डिस्टेंस ट्रेवल किए हो तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका y, और z एक्सिस पहले मतलब इधर गए हो, फिर आप इधर गए हो, फिर आप G से F के बाद आप किधर जा रहे हो, F से A। तो देखो F से A पैरेलल वो किसके एलोंग है, OZ मतलब क्या है, ये और ये पैरेलल मतलब पॉजिटिव Z एक्सिस है। ये 3D का सिचुएशन है बाबू, Z एक्सिस आपका इधर है, Y एक्सिस इधर है और X एक्सिस इधर है। तो ये जो है इधर जा रहा है, लेकिन बोर्ड में चूंकि 3D सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसलिए आप FA वेक्टर लेते हो, तो FA क्या हो गया, प्लस Z के एलोंग जा रहे हो, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए हो, तो Z किए हो। तो मतलब A का जो आपका कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी x y z। तो आप इसी को r वेक्टर को कार्टेशियन फॉर्म में आएगा, वो क्या आपका आएगा एक्स आई, क्योंकि आप x एक्सिस के लोग कितना गए प्लस x, y एक्सिस की तरफ कितना गए प्लस y, और z एक्सिस के लोग कितना गए हैं z। अब देखिए बाद में आपको 100% श्योर हो जाइएगा, ये जो r cos अल्फ़ा जो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से आप लाए थे, वो r cos अल्फ़ा किसके बराबर आएगा, आपका x के बराबर आएगा। r cos बीटा जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, y के बराबर आएगा। और r cos गामा जो होगा वो किसके बराबर आएगा, z के बराबर आएगा। अब आपके मन में होगा कि सर आपने तो कुछ बायस्ड होकर आप तो सिर्फ OG गए, फिर GF गए, फिर FA गए, तो आपका तब आपका x i y j और z के सर आया है। हम कहते हैं नहीं, आप किसी भी रास्ते से जाना, O से जाना है जी, कहाँ जाना है, A के पास जाना है, तो लेकिन कंडीशन ये है कि यू हैव टू टर्न बाय 90 डिग्री। तो आप किसी भी पाथ पे जाइएगा तो अल्टीमेटली आपको x एक्सिस के अलोंग x, y एक्सिस के अलोंग y और z एक्सिस के अलोंग z ही किए हो। जो एक रास्ते से आया है ना, वो किसी भी रास्ते से जाओगे तो अल्टीमेटली इफेक्टिव जो आएगा वैल्यू वो उतना ही आएगा। मैं आपके सामने एक ऑब्जर्व करके दिखा देता हूँ। आपकी इच्छा हुआ कि सर नहीं पहले मैं z एक्सिस की तरफ गया, तो ठीक है जी, पहले आप क्या जाते हो, यहाँ पे O से C जाते हो, मतलब किधर गए प्लस z, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा कंसीडर कर रहे हैं, आप पहले किधर गए हो, O से C, मतलब आप z गए हो, ठीक, प्लस z आ गया। फिर आप C से D गए, देखो CD किसके पैरेलल है, BA के, और ये क्या है आपका y, और ये डिस्टेंस आपका देखो इधर भी y, तो आप C से D गए हो। तो पहले एक बार मैं इसे लिख देता हूँ, आपकी इच्छा है कि जी हम पहले O से C जा रहे हैं सर, फिर C से D जा रहे हैं, फिर C से D के बाद जिधर इच्छा हो डायरेक्ट आप DA जा सकते हो। हम कहोगे प्लस DA चले जाओ। अब यहाँ पे देखिए OC आपका क्या है, Z है, CD के कितना है तो ZK हो गया, फिर CD क्या हो गया प्लस YJ हो गया, फिर DA देखिए DA इस डायरेक्शन में जा रहे हो, पहले आप OC फिर CD फिर DA देखिए इधर जा रहे हो कितना जी, जो OG के इक्वल है, तो क्या हो गया आपका XK गया, सॉरी XI, सॉरी ये XI। मतलब आप ऐसे भी घूम के जा रहे हो और एक पर पहुंच रहे हो तो आपको कितना करना पड़ रहा है, ये फिर रीअरेंज करके आप XI वेक्टर प्लस YJ वेक्टर प्लस Z के वेक्टर। आपकी इच्छा हुआ कि नहीं सर ये पाथ की जगह पे कुछ अलग पाथ बताओ, तो अलग पाथ के लिए क्या है ना कि आप ऐसे हटा दो इसको आप ऐसे चलिए कि आप पहले O से C चले, ठीक है जी, O से C चल दिए। फिर आपकी इच्छा हुआ कि सर हम O से C के बाद C से D चले, तो C से D चल दिए। फिर हुआ कि नहीं मैं अब D से A ना जाकर D से E जाऊं, D से E चला गया,
अब फिर डी से ई के बाद आपकी इच्छा है कि जी मैं ई से एफ जाऊं, तो ई से एफ चले जाओ। फिर ई से एफ के जाने के बाद एफ से फिर क्या अल्टीमेटली आप ए के पास आते हो। आप यहाँ से यहाँ तक का भी सारा वैल्यू डालोगे तो वही अल्टीमेटली आएगा एक्स आई वैक्टर प्लस वाई जे वैक्टर प्लस जेड के वैक्टर। आप सामने में देख लेते हो, यहाँ से ओ से सी पहले गए हैं जी, तो ओ से सी आपका क्या है, ओ से सी आपका जेड के कैप, फिर आपका क्या है सी डी इधर है तो क्या है वाई एक्सिस के पैरेलल वाई जे कैप, फिर डी ई, तो डी ई देखिए ये आपका ओ सी से जस्ट अपोजिट है डी ई, तो इधर से अगर आप जे के गए हो तो इधर क्या होगा माइनस जे के, मतलब यहाँ पे माइनस जे के कैप होगा, आपका क्या होगा डी ई के बाद ई एफ आपका क्या गया, देखो ये ओ जी और ई एफ पैरेलल है तो और सेम डायरेक्शन में, मतलब आपने एक्स आई वेक्टर हो गया इसका। और फिर आप क्या है एफ ए फिर क्या है आपका ओ सी के एलोंग है, ओ सी के एलोंग मतलब आपका क्या है एफ ए बराबर है, मतलब इसको एफ से ए क्या होगा प्लस जे के वेक्टर। देखिए मतलब 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखिए प्लस जेड के वेक्टर एंड माइनस जेड के वेक्टर कैंसिल होगा इफेक्टिवली, तो बचेगा क्या आपका वाई जे वेक्टर प्लस एक्स आई वेक्टर और प्लस जेड के वेक्टर। तो फिर देखिए ये तो फिर वही आया ना, अल्टीमेटली आपका जो यहाँ पे आया है वही यहाँ पे आया है। अब किसी भी रास्ते से आप जाइए, आप एक बार कंसीडर कर लीजिए ओ से ए जाना है तो आप किसी भी रास्ते से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब रेक्टेंगुलर पाथ पे चलते चलते हैं तो आपका क्या होता है अल्टीमेटली जो रिजॉल्व फॉर्म में आएगा वो सेम वैल्यू आएगा। अब इसी को थोड़ा सा आसान से करने के लिए आप लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या करते हो, जो ये आपको जैसे एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप आया है ना, तो इसको आप x माइनस जीरो कहाँ से चले हो जी, जीरो से चले हैं। ये जीरो किसका है जी, x वाला जीरो, और ऊपर फाइनल क्या है आपका, तो पहले आप फाइनल वैल्यू बाद में इनिशियल वैल्यू, मतलब फाइनल कोऑर्डिनेट समझ लो और इनिशियल कोऑर्डिनेट, और फिर इसका किस डायरेक्शन का यूज़ किए हो वो आई कैप, फिर आपका इनिशियल y का क्या है जी जीरो और फाइनल क्या है y, तो इसको आप y माइनस जीरो जे कैप, फिर z माइनस जीरो के कैप। मतलब आपका क्या है ना कि फाइनल कोऑर्डिनेट कोरस्पॉन्डिंग x का फाइनल और तो x का ही इनिशियल, y का फाइनल तो y का ही इनिशियल, z का फाइनल तो z का इनिशियल करके आप रिजॉल्व करोगे तो x में से जीरो करोगे तो x ही होगा ना। तो ये भी आपका एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। लेकिन क्या है ना इससे फ़ायदा ये हुआ आपको कि जहाँ से चले थे कहाँ तक पहुँचे हैं, किसी आई के कैप के लोग इफेक्टिवली कितना ट्रेवल किए, वाई एक्सिस के लोग कितना इफेक्टिवली किए, वो आपका इसके आधार पे आप क्या करते हो रिजॉल्व करते हो। अब इस मेथड को आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। इस मेथड को आप चाहोगे कि सर हमें डी एफ वैक्टर, राइट, जो डी एफ वैक्टर है ना, ये डी एफ वैक्टर है, उसको आप रिजॉल्व करके बताएंगे। तो हम क्या करेंगे कि आप डी को, दो तरीका है, एक तो आप डी ई वैक्टर प्लस ई एफ वैक्टर ऐसे कर लो, नहीं तो आप डी का कोऑर्डिनेट लिख लो, एफ का कोऑर्डिनेट लिख लो, ठीक है, और उसको क्या करो आप फाइनल माइनस इनिशियल के रूप में लिखो। जैसे आपको मैं यहाँ पे से ओमिट कर रहा हूँ, फिर से बाद में लिखूँगा इसको। इसमें से अगर हम कोऑर्डिनेट का रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, अगर ओ पे हम ओरिजिन ले लिए हैं, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, वाई कोऑर्डिनेट जीरो, मतलब एक्स इनिशियल जीरो, वाई इनिशियल जीरो और जेड इनिशियल जीरो, तो आप यहाँ से अगर जी का कोऑर्डिनेट करोगे तो जी में सिर्फ क्या है एक्स एक्सिस के लोग गए तो कितना गए हो एक्स, और बाकी कोऑर्डिनेट क्या है वाई के लोग आपने कुछ नहीं ट्रेवल किया, जेड के एक्सिस कुछ नहीं किया, तो क्या होगा एक्स कोमा जीरो। तो आपका जी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स जीरो जीरो। फिर अगर हमें बी पे जाना होगा तो ओ से जी और जी से बी, मतलब एक्स एक्सिस, और ये देखिए जी बी जो है वो पॉजिटिव जेड एक्सिस के, मतलब यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा एक्स कोमा जीरो, क्योंकि वाई एक्सिस के लोग नहीं गए हो आप बी पहुँचने के लिए, और फिर क्या हो रहा है आपका जेड हो रहा है।
किसी का भी कर लो आप। अगर सी तो ओ से सी डायरेक्ट आ रहे हो, सिर्फ जेड एक्सिस, ना तो एक्स की तरफ गए हो ना तो वाई की तरफ गए हो, तो एक्स भी 0, वाई भी 0 और जेड। अगर हमें डी पे जाना है तो ओ से चलिए तो जेड फिर वाई, मतलब आपने जेड एक्सिस का हेल्प लिया, वाई एक्सिस का हेल्प लिया, हमें एक्स का ज़रूरत नहीं पड़ा, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0, वाई और जेड। देखिए काफ़ी सिंपल मेथड में बता रहा हूँ, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस को आपको जब कोऑर्डिनेट, ये मैथ्स में भी आपको हेल्प होगा 12th के मैथ्स में। तो यहाँ पे आप ओरिजिन से जिस पॉइंट का आपका कोऑर्डिनेट दिखाना है, उससे जिस रास्ते के हेल्प से वहाँ पहुँचे हैं उसका कोऑर्डिनेट वहाँ पे उसके कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा। अब देखिए अगर हमें ई का करना होगा तो आप डायरेक्ट ओ से ई, जितना शॉर्टेस्ट पॉसिबल है उतना करो आप। ओ से ई जो होगा सिर्फ वाई एक्सिस का ज़रूरत पड़ा है, आपने एक्स एक्सिस की तरफ नहीं गए हो, वाई एक्सिस की तरफ गए हो वाई, और फिर जेड एक्सिस का ज़रूरत नहीं पड़ा है, तो वो जेड भी क्या होगा 0। अगर आप एफ़ की बात करोगे तो आप ऐसा कर लो ना, ओ से ई चले गए, ई से एफ़ चले गए, तो ओ से ई मतलब वाई का भी हेल्प लिए हो और एक्स का भी हेल्प लिए हो, लेकिन यहाँ पे जेड का हेल्प नहीं लिए हो एफ़ के लिए, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, एक्स का भी ज़रूरत पड़ा है तो एक्स, वाई और 0। इस तरह से क्या होगा कि आपके जो 4 इधर और 4 उधर, मतलब 8 कॉर्नर जो है, 8 वर्टिसेस है, 8 वर्टिसेस का क्या आ गया आपका, इसका कोऑर्डिनेट के फॉर्म में आपने कर लिया। अब आपका क्या है ना कि कोई भी वेक्टर, हमें ओ ए नहीं, हमें कोई भी वेक्टर दे दिया, मुझे डी ई डी एफ वेक्टर को रिजॉल्व करना है। तो अब देखिए क्या है ना कि बाद का लेटर क्या है एफ और इनिशियल लेटर क्या है डी। तो जो बाद का लेटर है ना, बाद का लेटर उसका कोऑर्डिनेट देखिए, तो बाद का लेटर का क्या है, एक्स है, वाई है और 0 है, और डी का क्या है आपका 0, वाई और जेड है। तो क्या कीजिए, जो बाद का लेटर है उसका पोजीशन, मतलब उसका कोऑर्डिनेट क्या है एक्स माइनस उसके इनिशियल डी, उसके बाद डी का इनिशियल एक्स क्या है आपका 0 आई कैप, प्लस आप फिर एफ का क्या है ना वाई, वाई कोऑर्डिनेट देखिएगा तो वाई, और फिर डी का वाई जे कैप, प्लस जेड का मतलब कोऑर्डिनेट, जो एफ का जेड कोऑर्डिनेट क्या है आपका 0 और डी का जेड कोऑर्डिनेट क्या है आपका जेड, ये क्या हो गया के कैप। मतलब इट मीन्स डी एफ वैक्टर विल बी एक्स आई कैप वाई माइनस वाई क्या हो जाएगा आपका 0। देखिए इसमें भी वाई था और डी में भी वाई है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 0 जे कैप, और 0 में से माइनस होगा तो माइनस जेड के कैप। मतलब इट मीन्स एक्स आई कैप और माइनस जेड के कैप। तो ये क्या होगा आपका डी एफ वैक्टर। तो सिर्फ ये ध्यान देना है इसको सॉल्व करते समय, जो आपने डी एफ वैक्टर लिखा है ना, तो डी पहले बोल रहे हो बाद में एफ बोल रहे हो, तो एफ का आप पहले लिखिए कोऑर्डिनेट, फिर डी का बाद में। तो एफ का देखिए एक्स था, डी का 0 था, तो ऐसे फिर इसका एफ का पहले जो बाद का लेटर है उसका आप पहले लिखिए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी वेक्टर को आपको रिप्रेजेंट करना हो रिजॉल्व फॉर्म में 3D में 2D में, तो आप फाइनल और इनिशियल कोऑर्डिनेट को मतलब कोऑर्डिनेट के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर दीजिए, उसके बाद फाइनल माइनस इनिशियल करके आप इसको क्या कर दीजिएगा, रिजॉल्व करके रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। इट इज़ अनदर मेथड, जिसको ये काफ़ी सिंपल मेथड है, इस मेथड को ज़्यादा यूज़ करें। जब जो सिंपल बच्चे जो कंफ्यूज ज़्यादा करते हैं कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करने में, उसके लिए काफ़ी आसान होगा कि आप किसके ए डी से हमें यहाँ जाना है, तो पहले ओ की रिस्पेक्ट में सारा हमने क्या कर दिया, वर्टेक्स का रिप्रेजेंट कर दिया कोऑर्डिनेट। फिर डी से मुझे एफ जाना है तो डी एफ वेक्टर को वेक्टर रिजॉल्व फॉर्म में करना है तो डी एफ वेक्टर लिख दिए। आपका यहाँ पे अगर कोई दूसरा क्वेश्चन रहता, यहाँ पे आपका सपोज कीजिए अनदर रिप्रेजेंटेशन होता है कि जी मुझे सी ई वैक्टर को रिप्रेजेंट करना है रिजॉल्व फॉर्म में, सी ई वैक्टर, तो बाद में लेटर क्या है ई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा एक्स 0 और सी का 0, तो मतलब 0 माइनस 0 आई कैप। लेकिन पहले किसका रहेगा, ई का, जो बाद में लेटर है उसका पहले कोऑर्डिनेट, फिर वाई माइनस 0 जे कैप, प्लस फिर आपका क्या है 0 माइनस जेड के कैप। तो इस तरह से कितना आसान होगा किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए रिजॉल्व फॉर्म में।
अब इसका हम मैग्नीट्यूड मतलब किसी वेक्टर का जब रिजॉल्व फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना सीख लिए हैं तो इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालना सीखेंगे कि जैसे कि अब सिंपल सा अभी सामने में क्या लेते हैं, ओ ए वेक्टर का हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे अगर उसका क्या है रिजॉल्व फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है तो मतलब एक्स वाई जेड जो अगर ए का कोऑर्डिनेट है तो ओ ए वेक्टर का और ओ का आपका ओरिजिन है तो इस ओ ए वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो क्या होगा, ओ ए का मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ क्या कि आप ओ ए का क्या निकालना चाह रहे हो, लेंथ। तो इसके लिए हम लोग फर्दर उसी के करेंगे, बात हटा देंगे एक मिनट। अब हम लोग ओ ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं। वी विल फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए वैक्टर, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड लेंथ ओ वी, सॉरी ओ ए, मुझे क्या है ओ ए लेंथ निकालना है, जहाँ पे ओ का जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या लिए थे 0, 0, 0 मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट इनिशियल 0, वाई इनिशियल 0 एंड जेड इनिशियल 0 और एक्स फाइनल जो ए का कोऑर्डिनेट आया था एक्स फाइनल एक्स, वाई फाइनल वाई एंड जेड फाइनल जेड ए का। तो ये सारा कुछ हमने रिजॉल्व के फॉर्म में लिखने का तरीका सीख लिया था। तो आप रिजॉल्व फॉर्म में किसी वेक्टर को ओ ए वेक्टर को क्या लिख सकते हो, रिजॉल्व फॉर्म में अगर मुझे ओ ए वेक्टर को लिखना होगा, ओ ए वेक्टर मतलब आर वेक्टर को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे एक्स आई मतलब एक्स माइनस 0 आई कैप तो एक्स ही आई कैप हो जाएगा, वाई माइनस 0 जे कैप तो वाई ही जे कैप बचेगा एंड जेड माइनस के कैप प्लस जेड माइनस नहीं सॉरी प्लस के कैप जेड के कैप, यही होगा। और अगर हम यहाँ पे अब ये रिजॉल्व इसका हमको क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है, मतलब इसका मॉडुलस निकालना है, ठीक है ना। तो इसका मॉडुलस रिजॉल्व फॉर्म तो सीख लिए थे। तो इसके लिए क्या है ना, हम इसको मैं हटा रहा हूँ क्योंकि लिखने का प्रोसेस हम लोग पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि ये देखिए ओ जी बी सी जो नीचे में जो प्लेन है ना आपका, ये जो नीचे वाला प्लेन है थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये नीचे वाला बॉटम वाला प्लेन जैसा है, ये जो प्लेन है उस प्लेन पे क्या किए हैं ए से परपेंडिकुलर डाले हैं। तो ये जो ओ जी बी सी जो नीचे वाला जो ये प्लेन है उस पर आपने परपेंडिकुलर इस तरह से डाला है तो ये क्या हो जाएगा ए से बी जो लाइन है ना, ए बी लाइन विल बी नॉर्मल टू द सरफेस ओ जी बी सी, जो ये प्लेन है ना सरफेस है उसका ये क्या होगा नॉर्मल। जब कोई लाइन प्लेन के साथ 90 डिग्री बनाता है दैट लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल एंड व्हेन वन लाइन मेक्स 90 डिग्री विद अनदर लाइन दैट एट दैट टाइम वी से वन लाइन इज परपेंडिकुलर टू अनदर। लेकिन ये अगर सरफेस ओ जो ए बी लाइन जो है यहाँ से ए से बी लाइन है जो इस सरफेस से ओ जी बी सी प्लेन का नॉर्मल है, इसका मतलब ए बी जो है वो बी ओ से भी 90 डिग्री, बी जी से भी 90 डिग्री, बी सी से भी, मतलब इस प्लेन में ओ जी बी सी वाले प्लेन में कहीं पे भी कोई लाइन ड्रॉ करेंगे उसके साथ ये लाइन क्या बनाएगा 90 डिग्री। हाँ, आपको थोड़ा सा समझने में मुश्किल होगा क्योंकि ये आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि हम प्लेन में 3D का सिचुएशन को रियलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा आप अच्छे से इमेजिनेशन करके ही इसको फील कर सकते हैं। तो इसमें इसका मतलब ये क्या है ओ बी और बी ए ये क्या है आपका एक दूसरे से 90 डिग्री, मतलब आप ऐसा ले सकते हो ए बी लाइन को आप परपेंडिकुलर ले सकते हो और ओ बी लाइन को आप क्या ले सकते हो बेस। तो आपका आराम से ओ ए जो होगा यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, ओ बी आपका बेस का काम कर रहा है और बी ए क्या कर रहा है आपका बी ए जो है आपका वो आपका परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। और बी ए का वैल्यू तो आपको पता है वाई। अब मुझे ओ बी का अगर वैल्यू पता चल जाए, ओ बी जिसका हमने क्या लिया है स्मॉल आर वैल्यू लिया है, तो ये जो आपने डैश डैश ये प्लेन को थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन करने के लिए किया था इसको मैं हटा रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक ओ से बी तक का जो हमने लिया है ना वो क्या ले लिया है उसको आर से रिप्रेजेंट कर रहा है। ओ से बी को हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया कि इसको आप एक्स आई कैप मतलब ओ से बी पहुंचना भी सीख चुके, एक्स में गए फिर जेड में गए प्लस जेड के कैप। अब यहाँ से देखिए ऐसे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ये जो प्लेन है ये ओ जी बी ये जो नीचे वाला प्लेन में है उसमें से ओ जी और जी बी के बीच में 90 डिग्री है। तो ये यहाँ इसमें से ओ जी
और BG के लिए ये OB जो होगा वो हाइपोटेन्यूस होगा। इसका जब आप मॉडुलस करेंगे मतलब R होगा वो क्या हो जाएगा x² प्लस y²। अदरवाइज आपको पहले प्रीवियस क्लास में हम लोग देख चुके हैं, इसका मॉडुलस जो होगा इसके दोनों के बीच में 90 डिग्री है तो x² प्लस z²। तो ये R जो हो जाएगा वो किसका वैल्यू निकल गया है, आपका OB का लेंथ निकल गया। इसका लेंथ क्या है आपका BA का y है, तो OA तो आप हाइपोटेन्यूस बन रहा है, तो OA का वैल्यू जो होगा √OB² प्लस BA²। तो इसमें से आप क्या कीजिएगा, ये वैल्यू लिख दीजिएगा किसके जगह पे, R² के जगह पे, मतलब OB² के जगह पे इसका स्क्वायर कर देंगे। और आपका BA को ऑलरेडी y दे रखा है, तो हम क्या कर रहे हैं इन ट्रायंगल OBA में, इन ट्रायंगल OBA ये देखिए 3D वाला सिचुएशन है OBA, और ये OGB जो है वो नीचे वाला प्लेन का ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का प्लेन अलग है, OGB का अलग है। OBA का जो प्लेन है वो वर्टिकल वाला, मतलब इस तरह का प्लेन है आपका। तो इसमें से क्या है आपका AB, तो ऑब्वियस जो है AB इज परपेंडिकुलर टू OB, क्योंकि प्लेन का ही परपेंडिकुलर, मतलब AB तो नॉर्मल बन रहा था प्लेन का, तो उस प्लेन में जो कोई भी लाइन आप डालेंगे उसके साथ AB क्या बनाएगा 90 डिग्री। तो BO जो ऑब्वियस या OB जो है ऑब्वियस इस प्लेन में ही लाई कर रहा है OGBC वाले प्लेन में, तो AB उसके साथ भी कितना बनाएगा 90 डिग्री। तो AB इज परपेंडिकुलर टू OB। अब यहाँ पे ये जो हाइपोटेन्यूस का काम कौन करेगा, OA जो करेगा हाइपोटेन्यूस का काम। तो OA इक्वल टू क्या कीजिएगा OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। OB का आपने अभी वैल्यू निकाल रखा है, OB का वैल्यू आपका क्या है x² प्लस x² प्लस z², ये है ना। तो यहाँ पे आप OB की जगह पे आप R² और फिर AB की जगह पे y² और R का वैल्यू क्या है आपका x² प्लस z² है, क्या है x² प्लस z², उसका स्क्वायर रूट है, उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट आपका हट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा x² प्लस z² और फिर प्लस आपका क्या होगा y²। तो ये आपका क्या हुआ R का मैग्नीट्यूड आ गया। मतलब अगर आप किसी भी वेक्टर को xi कैप yj कैप और zk कैप के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका जो मॉडुलस होगा कुछ नहीं, i का जो कॉफिशिएंट x², y का z का जो कॉफिशिएंट मतलब y² प्लस z। अच्छा इसमें निगेटिव भी रहेगा, वो भी क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव के फॉर्म लिखना, क्योंकि यहाँ पे जब हम मॉडुलस कर रहे हैं ना, तो आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, यहाँ से जब आप मॉडुलस करते हो तो आप क्या करते हो मॉडुलस का स्क्वायर करते हो। अगर आप सपोज कीजिए अगर R वेक्टर के जगह पे -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप होता, तब R का मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, कुछ नहीं, मतलब आपका निगेटिव नहीं रहेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और इसे सपोज कीजिए ये -4k कैप है तो प्लस 4 का ही स्क्वायर। गलती से यहाँ नहीं कि -2 का स्क्वायर, कहोगे सर -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो फिर भी तो 2 का स्क्वायर के बराबर होगा, यहाँ पे भी माइनस, लेकिन वो गलत चीज़ है। हाँ कुछ बुक वालों ने यहाँ पे -2 लिख रखा है, अब वो गलत क्यों है रिप्रेजेंटेशन में, हालांकि आपका वैल्यू सेम दिखाई देगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक्चुअली क्या होता है, आप जब वेक्टर के फॉर्म में करते हो तो रियल में क्या होता है आपका कि आपका -2i का मॉडुलस का स्क्वायर, जब आप -2 के i का मॉडुलस कर दोगे तो -2i का मॉडुलस क्या होगा, -2i का मॉडुलस का अगर आप स्क्वायर कर, पहले तो यही तो आपका +2 हो गया और फिर स्क्वायर कर रहे हो तो फिर स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे माइनस बचेगा ही नहीं ना। तो यहाँ पे कुछ भी रहे, माइनस रहे प्लस रहे माइनस रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका मॉडुलस के फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये एक क्या है ना सिचुएशन है आपका, अगर रिजल्टेंट का आपका मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसको कैसे करते हैं, 3D के फॉर्म में है तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आप कर सकते हैं, इस तरह से हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अब इसमें से थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में आपको इन्फॉर्म करने जा रहे हैं, जो फर्दर मुझे क्या होगा कि अर्थ के किसी भी पॉइंट पे, जैसे इंडिया का कोई भी प्लेस है उसका क्या लॉन्गिट्यूड लैटीट्यूड होगा, USA का अगर न्यूयॉर्क है उसके एक पार्टिकुलर पॉइंट का
क्या लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होगा, जिसमें से एविएशन जो होता है ना, जो फ्लाइट जो करता है उसका जो पोजीशन, ये सिर्फ अर्थ के सरफेस से नहीं, उसी को अगर हम थोड़ा सा सपोज कीजिए आर रेडियस, अर्थ के सेंटर से आर रेडियस के आधार पे आप पोजीशन लोकेट कर रहे हो, वहाँ से अगर हम 3R 2R ऊपर सरफेस भी चले जाएंगे तो उसी को अगर हम प्रोसेस को प्रोसीड करेंगे तो हमें क्या होगा कि स्पेस में हर एक पॉइंट का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसी के हेल्प से हमारा क्या होता है, एरोप्लेन का जो भी सिचुएशन पोजीशन जो होता है डिसाइड किया जाता है। रैसनिक हेलिडे के में आप जब जाएंगे तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस करना होता है और इंजीनियरिंग कॉलेज में भी जाके करना होता है, तो मैं इसी में से यहीं पे मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बता दूंगा, जिसमें ऑब्वियस आप इसको रियलाइज़ कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। तो मैं अभी बस इसको करने जा रहा हूँ। अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये जो OA वेक्टर है ना, OA वेक्टर इस प्लेन के साथ मतलब OGBC प्लेन के साथ क्या एंगल बना रहा है, थीटा। देख लीजिए 3D का सिचुएशन है, अगर ये OA वेक्टर है और ये प्लेन है, मतलब ये मेरा फिंगर, ये जो पाम है ना, आप इसको प्लेन सपोज कर लीजिए OGB, उसके साथ ये 3D वाला सिचुएशन, प्लेन के साथ ये एंगल जो है वो कितना, OA जो बना रहा है वो थीटा। मतलब अगर हम इस पर शैडो लाइट डालें तो एक तरह से जो इस तरह का यहाँ से ऐसे करके ये जो एंगल है आपका, ये मतलब आपका OA जो है और OB जो है उसके बीच का एंगल क्या है आपका, थीटा। ठीक है ना, ये एंगल आपका थीटा है। इस थीटा को हम लोग क्या कहते हैं, जब अर्थ की हम बात करेंगे तो अर्थ में क्या सपोज कीजिए, ये अर्थ आपका स्फेरिकल शेप का है। अर्थ जब आपका स्फेरिकल शेप का है तो आप एक इमेजिनेशन कीजिए कि अर्थ को हम हाफ काट दिए, तो ये जो अपर सरफेस, ये देखिए अर्थ का जो है ना वो नीचे में इस तरह से हेमिस्फीयर सरफेस है, ये ऊपर वाला पार्ट को, नॉर्दर्न पार्ट को हमने हटा दिया। इसका ये जो पॉइंट है, ध्यान रखेंगे, ये जो अर्थ का जो सेंटर है ना, ये तो सर्कुलर शेप हो जाएगा जिसको आप और ये लगभग इक्वेटर के इक्वेटर बन जाएगा, और नीचे वाला पार्ट है और ऊपर वाले पार्ट को हमने इमेजिनेशन हटा दिया, तो इट इज़ द पॉइंट, ये सेंटर है। ये सेंटर से ये आपका प्लेन है, अपर सरफेस जो कटा हुआ पार्ट है आपका हेमिस्फेरिकल का जो अपर सरफेस है, ये बिल्कुल ये πr² का ये आपका एक प्लेन बन गया, सर्कुलर प्लेन, मतलब डिस्क की तरह हो गया, और ये नीचे में आपका हेमिस्फीयर शेप है। उसके साथ आपका देखिए ये जो है, ये सपोज ये अर्थ का सेंटर है और ये डिस्क टाइप का है, इसके सेंटर से हमने क्या कर लिया है, यहाँ पे ये अर्थ का रेडियस है। ये एंगल थीटा की बात कर रहे हैं, ये जो प्लेन के साथ बना रहा है ये थीटा है। अगर ये सपोज कीजिए 30 डिग्री है, इस 30 डिग्री से अगर आप इस तरह से टर्न कराते चले जाओगे तो क्या होगा, एक रिंग तरह का शेप होगा, और इस रेडियस के मतलब ये जो आपका मार्कर है, मतलब ये जो अर्थ का रेडियस है उसका टिप को अगर हम एक लाइन की तरफ ले लें और उसको ये प्लेन के साथ थीटा एंगल बनाते हुए, अगर इसको हमेशा प्लेन के साथ थीटा बनाते हुए इसको अगर हम इस तरह से रोटेट कराएंगे तो हर एक पॉइंट का जो एक क्या हो जाएगा, एक रिंग, एक सर्कल के पॉइंट पे इसका हमेशा टिप रहेगा। तो उस सारे वो जो सर्कल का जो सारा पॉइंट होगा, उस पॉइंट का जो एंगुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेन, जो प्लेन है उसके रिस्पेक्ट में थीटा बना रहा है, उस थीटा क्या कहलाएगा, उस सर्कल के हर एक पॉइंट का लैटिट्यूड कहलाएगा। मतलब लैटिट्यूड जो होगा एक पार्ट, जैसे कि आप ऐसे अभी जैसे ये क्या है ना आपका, ये प्लेन में है आपका, तो अभी 0 डिग्री क्या है आपका लैटिट्यूड। जैसे जैसे आप एंगल बढ़ा रहे हो फिर रोटेट कर रहे हो तो इस रिंग पे सारा क्या होगा आपका लैटिट्यूड थीटा, फिर थीटा को और बढ़ाइए तो थीटा आपका इस रिंग का आपका सारा जगह का थीटा लैटिट्यूड होगा। और जब ऐसे ऑलमोस्ट पोल के पास चले जाते हैं तो उस समय आपका पोल का लैटिट्यूड क्या हो जाएगा, 90 डिग्री किधर, नॉर्दर्न पार्ट में। उसी तरह का सिचुएशन अगर आप नीचे की तरफ से करते हो तो ये साउदर्न पार्ट का क्या हो जाएगा, लैटिट्यूड हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये थीटा का मतलब ये है कि आपका थीटा जो प्लेन के साथ जो OA वेक्टर बन रहा है, ये OA, तो ये OA जो है आपका, ये प्लेन सपोज कीजिए, उसकी जगह पे हम सर्कुलर ना करके हम रेक्टेंगुलर शेप का ले रहे हैं OGBA, उसके साथ ये थीटा जो होगा, थीटा विल बी लैटिट्यूड। थीटा क्या होगा आपका, लैटिट्यूड होगा। थीटा आपका यहाँ पे लैटिट्यूड है, तो ये आपका लैटिट्यूड है जी। ये लैटिट्यूड देख लीजिए। और अगर OGB जो ट्रायंगुलर शेप देख रहे हैं ना, ये इसका जो प्लेन वाला, ये प्लेन देखिए अलग है आपका, इस एंगल को हम फाई ले रहे हैं। फाई क्या है आपका, OG और OA के बीच में,
प्लेन में जो आपका ओ जी बी सी वाला जो प्लेन है उसमें से जो है ये ओ जी और ओ बी के बीच में जो एंगल है उसको जो फाई है प्लेन में उसको हम लोग कहते हैं क्या, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड ये आपका लॉन्गिट्यूड हो गया। फाई देख लीजिए नीचे में जो एंगल है आपका ओ जी आपका ये देखिए ये इस प्लेन में जो एंगल बना रहा है ये आपका फाई जो है वो लॉन्गिट्यूड का काम करेगा। 3D के शेप का जो थीटा है आपका ओ ए जो ओ बी जो है प्लेन में उसके साथ 3D सिचुएशन वाला थीटा जो है वो लैटीट्यूड का काम करेगा। अगर हम अपर हाफ का बात करते हैं तो नॉर्दर्न की बात करते हैं, नीचे में होगा तो उतना ही एंगल को, अगर ऊपर वाले को हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो नीचे वाले को क्या लेंगे, निगेटिव। अब एक बात हुआ कि एक लैटीट्यूड को अगर मैं फिक्स कर दूँ नॉर्दर्न पार्ट में तो एक लैटीट्यूड के लिए आपको इनफाइनाइट पॉइंट मिलेंगे सर्कल पे। तो हम किसी भी एक पॉइंट को लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। अब उसके हेल्प से लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हेल्प से हम उस पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट यूज़ करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ अर्थ। वो कोऑर्डिनेट जो होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, वाई भी होगा और जेड भी होगा। फिर किसी दूसरे प्लेस की बात करेंगे तो वहाँ पे भी आप एक्स वाई जेड क्या करेंगे, लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हेल्प से विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ अर्थ आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में कीजिएगा। और फिर हम रिजॉल्व फॉर्म में आई जे के जानते हैं। उसके बाद क्या होगा, दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन निकालना हो, क्या सिचुएशन हो, ये सब कुछ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे इसमें से करेंगे क्या, जैसे कि आपका थीटा जो है यहाँ पे, थीटा क्या है आपका, थीटा तो आपका यहाँ पे थीटा आपका लैटीट्यूड है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो थोड़ा सा देखिएगा। इन ट्रायंगल में शॉर्ट में करते जा रहा हूँ। इन ट्रायंगल ओ बी ए में, तो ट्रायंगल ओ ए बी में, ट्रायंगल ओ बी ए में ये पता है ना बी पे 90 डिग्री बन रहा है। तो आपका जो आर होगा, आर ये क्या है आपका थीटा है, ये 90 डिग्री, यहाँ पे आपका 90 डिग्री बन रहा है, ये आपका 90 डिग्री हम लोग कर चुके हैं। तो आपका इन ट्रायंगल ओ बी ए में देखेंगे तो जो साइन थीटा होगा, साइन थीटा जो आपका आएगा वो आपका साइन थीटा यहाँ पे साइन थीटा जो है आपका y अपॉन कैपिटल R, R आपका यहाँ से ओ ए का वैल्यू है, इसको आप अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ भी ले सकते हो। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, R साइन थीटा। इसका मतलब है कि अगर किसी जगह का आपका लैटीट्यूड मतलब थीटा दे रखा है, R रेडियस ऑफ अर्थ जानते हो, तो उसका तो y कोऑर्डिनेट निकल गया उस पॉइंट का, मतलब ए पॉइंट का लैटीट्यूड के हेल्प से y कोऑर्डिनेट निकल गया। इन ट्रायंगल अगर आप इन ट्रायंगल ओ बी और जी की बात करते हैं तो इसमें से ये जो एंगल बनेगा प्लेन में वो 90 डिग्री होगा। कहाँ पे, ओ जी जो बना रहा है वो बी जी के साथ 90 डिग्री और ओ बी जो होगा हाइपोटेन्यूस होगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा, हम डायरेक्ट शॉर्ट में लिख रहे हैं, ये आपका स्मॉल आर है, ये क्या है आपका स्मॉल आर। तो आपका यहाँ पे जो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके क्या आएगा, x जो होगा वो x आपका स्मॉल आर कॉस फाई आ रहा है, उसमें थीटा था, ये फाई है जी, ये आपका लॉन्गिट्यूड है। और z जो आ रहा है r साइन फाई। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखिए स्मॉल r को भी हम यहाँ से निकालेंगे इन ट्रायंगल ओ बी ए में। अगर स्मॉल r निकालना चाहते हो तो स्मॉल r जो आ रहा है r कॉस थीटा आ रहा है, ये ध्यान रखेंगे। आप देख लीजिए ट्रायंगल का यूज कर लीजिए 3D सिचुएशन में। ये स्मॉल r जो ओ बी का वैल्यू आ रहा है वो r कॉस थीटा आ रहा है। तो यहाँ पे आप x का वैल्यू क्या होगा, r के जगह पे आप कैपिटल R कॉस थीटा कॉस फाई, और यहाँ पे आप z की जगह पे r की जगह पे तो आप r कॉस थीटा इंटू साइन फाई।
इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर कैपिटल आर मतलब अर्थ का रेडियस पता है, किसी भी पॉइंट का लैटीट्यूड पता है, लैटीट्यूड का मतलब रेडियस जो प्लेन जो होगा वो सेंटर अर्थ के सेंटर से डिस्क बनाता हुआ जो एक डिस्क टाइप का जो बनेगा उस प्लेन के साथ जो एंगल बनाएगा वो एंगल आपका थीटा है। तो आपका अगर लैटीट्यूड पता है, लॉन्गिट्यूड पता है, रेडियस पता है, विद हेल्प ऑफ दिस 3 इंफॉर्मेशन वी कैन रिप्रेजेंट एनी पॉइंट इन कार्टेशियन फॉर्म, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट के फॉर्म में आप कैसे एक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्स क्या है आपका आर रेडियस ऑफ अर्थ है, थीटा क्या है यहाँ पे लैटीट्यूड है, फाई क्या है आपका लॉन्गिट्यूड है। इसी तरह से जेड कोऑर्डिनेट उस कोऑर्डिनेट मतलब यहाँ पे हमने ओरिजिन कहाँ पे लिया है, सेंटर ऑफ अर्थ पे लिया है, यहाँ पे आर कॉस थीटा इंटू साइन फाई, और आपका वाई कोऑर्डिनेट जो आया है वो आर साइन थीटा आया है। मतलब हम इसके हेल्प से एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट कहीं का होगा, एक्स कोऑर्डिनेट आपका आर कॉस थीटा इंटू कॉस फाई आया है, कोमा अर्थ के किसी सरफेस का ये पॉइंट है जहाँ पे थीटा लैटीट्यूड उस पॉइंट का, उसी पॉइंट का ये क्या है थीटा लैटीट्यूड है, फाई लॉन्गिट्यूड है, उसका वाई कोऑर्डिनेट आपका आर साइन थीटा आ रहा है। थीटा सिर्फ लैटीट्यूड है, मुझे लॉन्गिट्यूड की ज़रूरत नहीं पड़ी। और थर्ड जेड कोऑर्डिनेट जो है आपका वो आर कॉस थीटा इंटू साइन फाई आया है। मतलब आप यहाँ से यहाँ तक एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ से यहाँ तक वाई कोऑर्डिनेट और यहाँ से यहाँ तक जेड कोऑर्डिनेट, मतलब ये आपका जेड कोऑर्डिनेट है, ये आपका वाई कोऑर्डिनेट है और ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है। तो x1 y1 z1 किसी अर्थ के सरफेस का पोजीशन दे दिया, दूसरी जगह का x2 y2 z2 पोजीशन निकाल लीजिएगा, दो के बीच का डिस्प्लेसमेंट होगा निकालना होगा। तो क्या करते हैं x2 माइनस x1 स्मॉल ब्रैकेट i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस जे कैप, ये आपका क्या हुआ वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया, फिर उसका मैग्नीट्यूड हो गया। मतलब अगर आपको अर्थ का कोई पॉइंट है, 2 पॉइंट है अर्थ का, जैसे यहाँ है और यहाँ है, तो अगर इसके बीच का आपको डिस्प्लेसमेंट करेगा तो क्या कीजिएगा, आपको यहाँ से ये ऊपर से जो आप मेजर करते हैं वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, ये डिस्टेंस होता है। अगर ये ए और ये बी पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ तक तो आपको टनल करना पड़ेगा, और टनल करके अर्थ के क्योंकि सॉलिड है तो इसके अंदर से एक रॉड को इंटर कीजिए, इंटर करके आप आगे के यहाँ पे मार्क कर दीजिए, रॉड को यहाँ पे मार्क कर दीजिए, फिर रॉड को बाहर निकल लीजिए, लेंथ कीजिए। तो उसकी जगह पे क्या है कि अगर हमें ए का लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड किसके रिस्पेक्ट में, अर्थ के सेंटर के रिस्पेक्ट में पता है, सेंटर रेडियस जो है अर्थ का पता है, और इसका आपका लैटीट्यूड मतलब ये x1 y1 और z1, और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जी, इसके हेल्प से आप कर लीजिएगा। फिर यहाँ का x2 y2 z2 है, और इसको भी कैसे ऑब्टेन कर लीजिएगा, यहाँ से लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हेल्प से कर लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, फिर आपका क्या होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आराम से बिना आपको टनल किए हुए आप किसी भी अर्थ के किसी भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो पोजीशन। अब अर्थ का नहीं जी, हमें क्या करते, इससे भी बड़ा हम और एक इमेजिनेशन कर दिए, स्पेस में कोई जगह है, स्काई में कोई जगह है, तो हम इसका कोई पोजीशन हम क्या कर सकते हैं, अर्थ के सेंटर के रिस्पेक्ट में दूसरे का पोजीशन बता सकते हैं, तीसरे का भी पोजीशन बता सकते हैं। तो इसी के आधार पे जो अर्थ के चारों तरफ मतलब बाहर भी आउटसाइड जो भी होता है, किसी भी पॉइंट का जो डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हेल्प से, जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, जो आपका पायलट होता है वो उसको एक जगह से दूसरी जगह उसको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि इस प्लेस पे आपका इस लैटीट्यूड इस लॉन्गिट्यूड पे अभी है, इस लैटीट्यूड उस लॉन्गिट्यूड पे आपको जाना है। तो एक चीज़ यूनिक प्लेस बन जाता है, यूनिक पॉइंट बन जाता है जब आप लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों का एक जगह पे आप कंसीडर करते हो। सिर्फ लैटीट्यूड करोगे तो यूनिक पॉइंट नहीं होगा, ढेर सारा पॉइंट आएगा। आप लॉन्गिट्यूड को भी करेंगे तो ढेर सारा पॉइंट आएगा। हाँ, उसमें से फिर हम क्या करते हैं, नॉर्दर्न और साउदर्न, वेस्ट और ईस्ट में हम लॉन्गिट्यूड को हम ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट में करते हैं। लैटीट्यूड को हम लोग नॉर्दर्न पार्ट और साउदर्न पार्ट में, साउदर्न के लिए निगेटिव एंगल यूज़ किया जाता है, नॉर्दर्न के लिए आप क्या करते हो, पॉजिटिव एंगल लेते हो, ठीक है ना। इस तरह से आपका क्या करते हैं, आप अच्छे से इस तरह से आप अर्थ के पोजीशन ये सब कुछ आप 3D से सोच सकते हो। ये आज इतना ही, इसके रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन जो होगा नेक्स्ट क्लास में करने जा रहे हैं। इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।